Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABSD, Government College, Ajmer. प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल में हम देख रहे थे एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज मेथड मैंने आपको बतलाया कि इस सिंपल एवरेज मेथड में हम केवल पर यूनिट प्राइस के आधार पर एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं, किस लॉट में कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी इस बात का हम ध्यान नहीं रखते और केवल प्राइस के आधार पर हम एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। और इसमें ये भी मैंने आपको बतलाया था कि ज़्यादातर ये उस समय उपयोगी रहती है जब एक समान मात्रा में हम इकाई खरीदें। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन लॉट में आएगा तो ऐसी स्थिति में बैलेंस में हमारे बहुत अजीब सी स्थिति हो सकती है। इसमें किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको बतला देता हूँ। ये आप देखिए कि हमने जो है 1 अगस्त को हमारे पास मान लीजिए 500 यूनिट है 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो ये हमने 500 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से बता दी 5000 रुपये। और अभी चूँकि एक ही लॉट है तो बैलेंस में भी 500 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये। इसके बाद 5 तारीख को हमें 300 यूनिट इशू करनी है। हमारे पास एक ही लॉट है तो 300 यूनिट 10 रुपये के रेट पे इशू हो जाएगी 3000 रुपये में। अब बैलेंस हमारे पास रह गया 200 यूनिट जिसकी प्राइस होगी 10 रुपये और टोटल अमाउंट 2000 रुपये। 9 तारीख को हमने 600 यूनिट और ख़रीद ली 11 रुपये के रेट पर, टोटल 6600 रुपये और खर्च हो गए। अब हमारे पास बैलेंस हो गया 800 यूनिट, 200 यूनिट तो 10 रुपये के रेट पर और 600 यूनिट 11 रुपये की रेट पर। अमाउंट पहले का बैलेंस 2000 प्लस 6600 कुल मिलाकर 8600 रुपये 800 यूनिट के लिए। अब यहाँ रेट फॉर फर्दर इशू जो हमें निकालनी है सिंपल एवरेज, उस सिंपल एवरेज में देखो 200 यूनिट हमारे पास 10 रुपये की रेट पर है, यूनिट को इग्नोर कर दें। 600 यूनिट हमारे पास 11 रुपये की रेट पर है, यूनिट्स को इग्नोर कर दें। हमारे पास 2 लॉट का माल है जिसमें एक लॉट 10 रुपये पर यूनिट पे ख़रीदा हुआ है, एक लॉट 11 रुपये पर यूनिट पे ख़रीदा हुआ है। इन दोनों प्राइस का एवरेज निकाल लें 10 और 11 का, तो ये हो गई 10.5 रुपये। तो 10.5 रुपये के हिसाब से अब हम भविष्य में जो भी इशू करेंगे वो 10.5 रुपये के हिसाब से होगा। अगर और कोई लॉट नहीं खरीद लिया जाता है, पहले हमें इशू करना है। अब यहाँ सबसे बड़ी खामी देखो क्या है, बैलेंस हमारे पास 800 यूनिट है, अगर हम उसको 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पर 800 यूनिट का अमाउंट कितना है, 8600 रुपये। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट नहीं लाना है, केवल हमें एवरेज प्राइस सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर देनी है। अब 14 अगस्त को हमने 250 यूनिट इशू करी है, तो 14 अगस्त को हमने 250 यूनिट इशू करी है तो हमने रेट पहले ही निकाल लिए 10.5 रुपये। 10.5 रुपये के रेट पर हम इसको इशू करेंगे 250 इंटू 10.5 2625 रुपये। अब हमारे पास 550 यूनिट्स जो हैं वो 550 यूनिट्स हमारे पास रह गई। अब ये जो 550 यूनिट हमारे पास रह गई हैं, ये 550 यूनिट जो हमारे पास रह गई, इन 550 यूनिट की रेट फॉर फर्दर इशू क्या होगी। अब देखो और कोई लॉट हमारे पास नहीं आया, पहले हमारे पास 2 लॉट थे, एक 200 यूनिट का था, एक 600 यूनिट का था। अब जब हमने 250 यूनिट इशू कर दी तो हमारे पास कितनी इकाइयाँ रह गई, 550। 550 रह गई तो इसका मतलब क्या है कि वो 200 यूनिट वाला लॉट ख़त्म हो गया। अब 550 यूनिट जो बची है वो कौन से लॉट में से बची है, 600 यूनिट के लॉट में से। तो जैसे जैसे जो लॉट ख़त्म होता जाता है, एवरेज निकालने के लिए हम उसकी प्राइस को भी हटाते जाते हैं। तो अब जो 550 यूनिट हमारे पास रह गई, उन 550 यूनिट की रेट फॉर फर्दर इशू हो जाएगी 11 रुपये, क्योंकि 600 इकाइयाँ हमने 11 रुपये की रेट पर इशू किया था। बैलेंस हमारे पास क्या बचेगा, पहले 8600 था, उसमें से 2625 हमने कम कर दिया तो 5975 रुपये 550 इकाइयों का बैलेंस रह गया। लेकिन रेट फॉर फर्दर इशू यहाँ पर रहेगा 11 रुपये पर यूनिट। लेकिन अब हमने 20 तारीख को 100 यूनिट और ख़रीद ली 12 रुपये की रेट पर, टोटल 1200 रुपये। अब हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गई 550 पहले थी, 100 और आ गई 650 यूनिट। 5975 का पहले बैलेंस था, 1200 उसमें और जुड़ गया 7175। अब रेट फॉर फर्दर इशू क्या हो गई, अब हमारे पास 2 लॉट हो गए, 550 यूनिट 11 रुपये के लॉट पर, 100 यूनिट 12 रुपये के लॉट पर। तो 11 और 12 दोनों का एवरेज हमने निकाल लिया 11.5 रुपये। तो रेट फॉर फर्दर इशू हो गया 11.5 रुपये। अब हमने उसके बाद 27 तारीख को 400 यूनिट इशू करी
तो 11.5 रुपये के रेट पर इशू करेंगे। 11.5 रुपये के रेट पर इशू किया तो 4,600 अमाउंट आ गया, बैलेंस बच गया 250 यूनिट। और अमाउंट कितना बचेगा इसका, 7,175 में से 4,600 कम कर दिया हमने तो 2,575। अब ये जो 250 यूनिट बची है, इस 250 यूनिट में भी आप देखें तो हमारे पास 2 लॉट हैं। 150 इकाइयाँ तो 11 रुपये के रेट पर है और 100 इकाइयाँ 12 रुपये के रेट पर है। तो अभी भी रेट फॉर फर्दर इशू क्या रहेगा, 11.5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सिंपल एवरेज मेथड जो है वो काम करेगा। अब इसमें नेक्स्ट लेंगे हम वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि। जैसा कि सिंपल एवरेज मेथड का सबसे बड़ा दोष ये है कि लॉट की साइज़ अलग अलग होने पर उसका एवरेज प्राइस जो है अननेसेसरी फ्लक्चुएट करता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब यूनिट इनटू पर यूनिट प्राइस टोटल अमाउंट, जितने भी लॉट हैं हमारे पास उपलब्ध उन सबको ऐसे कर लेंगे और टोटल अमाउंट में टोटल यूनिट का भाग देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मात्रा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मात्रा को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है औसत मूल्य कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल को ही हम लेके अगर देखें तो पहले वाले एग्जाम्पल को अगर हम लेके देखें इसमें तो ये कैसे होगा वेटेड एवरेज मेथड से। इसमें देख लीजिए, वैसे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल एवरेज की तुलना में ज़्यादा आसान है। उसका नाम ही केवल सिंपल है, कैलकुलेशन में थोड़ा हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। वेटेड एवरेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है कैलकुलेट करना। उसी एग्जांपल को लें, 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट 10 रुपये के रेट पर 5,000 रुपये, बैलेंस हो गया 500 यूनिट 10 रुपये के रेट पर 5,000 रुपये। 5 तारीख को हमने 300 यूनिट निर्गमित करी, 10 रुपये की रेट पर ही होगी, 3,000 रुपये, बैलेंस बच गया 200 यूनिट 10 रुपये की रेट पर 2,000 रुपये। अब 9 अगस्त को हमने 600 इकाइयाँ खरीदी 11 रुपये की रेट पर 6,600 रुपये में। हमारे पास अब टोटल बैलेंस हो जाएगा, 200 यूनिट पहले थी, 600 ये हो गई 800 यूनिट, 2,000 रुपये पहले थे, 6,600 और आ गए 8,600। तो यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट है हमारे पास 800 और उनका टोटल अमाउंट है 8,600। तो 8,600 डिवाइडेड बाई 800 तो ये आया 10 रुपये 75 पैसे पर यूनिट। अब यहाँ 10 रुपये 75 पैसे को अगर आप 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट भी ये सेम आएगा 8,600, जबकि ये सिंपल एवरेज में नहीं आता था। अब हमने यहाँ पर 14 तारीख को 250 यूनिट निर्गमित करी 10 रुपये 75 पैसे की रेट पर, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 250 इंटू 10 रुपये 75 पैसे 2,687 रुपये 50 पैसे। बैलेंस हमारे पास बच गया 800 यूनिट में से 250 चला गया 550 यूनिट, और रेट फॉर फर्दर इशू यही रहेगी 10 रुपये 75 पैसे। इसमें ये नहीं देखना कि कौन सा लॉट खत्म हो गया। बैलेंस ऑफ अमाउंट हो जाएगा 8,600 माइनस 2,687.50 तो 5,912 रुपये 50 पैसे। फिर हमने 14 अगस्त को 100 यूनिट खरीदी 12 रुपये के रेट पर, टोटल 1,200 रुपये। अब हमारे पास टोटल इकाइयाँ कितनी हो गई, 550 तो पहले थी, उसमें 100 और जुड़ गई 650, 5,912 रुपये 50 पैसे का पहले बैलेंस था, उसमें से 1200 और जुड़ गए 7,112 रुपये 50 पैसे। पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई अब, 7,112 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाई 650, यानी 10 रुपये 94 पैसे पर यूनिट। अब ये रेट फॉर फर्दर इशू हो गई 10 रुपये 94 पैसे। 27 तारीख को हमने फिर 400 यूनिट निर्गमित कर दी तो 10 रुपये 94 पैसे पर निर्गमित होगी, टोटल 4,376 रुपये। बैलेंस बच गया 650 में से 400 चला गया तो 250 यूनिट, और टोटल अमाउंट 7,112 रुपये 50 पैसे में से 4,376 रुपये चले गए तो 2,736 रुपये 50 पैसे। अभी भी रेट फॉर फर्दर इशू वही रहेगी 10 रुपये 94 पैसे। तो इस प्रकार वेटेड एवरेज मेथड में जैसे ही आप कोई नया लॉट खरीद रहे हैं तब आपके रेट फॉर फर्दर इशू जो है वो चेंज हो जाएगा, एवरेज आपको वापस निकालना पड़ेगा। तो जब भी सामग्री प्राप्त होती है तभी हमें एक नया एवरेज प्राइस निकालना होता है। इस कारण हम इस विधि को मूविंग एवरेज मेथड भी कह सकते हैं। कई जगह इसको इस मेथड के रूप में भी नाम से लिखा गया है, मूविंग एवरेज मेथड। अब बार बार अगर हम इस समस्या से निदान पाना चाहते हैं कि बार बार एवरेज नहीं निकालना चाहते तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि एक महीने में आपने जितने लॉट खरीदे हैं उसका एवरेज निकाल लें, वेटेड एवरेज, और वो अगले महीने के लिए काम में ले लें।
या उसी महीने आपने जितनी सामग्री निर्गमित करी है उसको केवल आप एक बार क्वांटिटी में बता दें, इशू में अमाउंट नहीं बताएं, और मंथ एंड पर टोटल जितनी यूनिट्स खरीदी हैं, जितने अमाउंट में खरीदी हैं, उसका एवरेज निकाल करके उस पूरे महीने के लिए उस एक ही रेट से इशू कर दें, तो ये हम इसको कह सकते हैं मंथ एंड एवरेज मेथड। तब इस विधि का नाम हम कह सकते हैं मंथ एंड एवरेज मेथड। अब भारित औसत विधि का क्या लाभ क्या है कि यहाँ पर जो है फीफो और लिफो की तुलना में जो आपका प्राइस है वो प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा औसत के करीब रहता है। और व्यवहारिक रूप में यहाँ पर जो है एक ही दिन में अगर आप कोई सामग्री इशू कर रहे हैं तो एक ही दिन इशू की गई सामग्री के दो अलग अलग प्राइस नहीं होते हैं, जबकि फीफो लिफो में ऐसा पॉसिबल है। तो ये 4 मेथड्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये चारों ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आते हैं। एक मैं बेस स्टॉक मेथड बता चुका हूँ आपको। अब इसके बाद एक है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड या प्रमाप मूल्य विधि। प्रमाप मूल्य विधि में हम सामग्री का निर्गम वास्तविक मूल्य पर नहीं करते, बल्कि हम एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर या पूर्व निर्धारित मूल्य पर इसका निर्गमन हम करते हैं। भविष्य में आने वाले महीने के लिए हम पहले से पिछले महीने में एक राशि तय कर देते हैं और उसी रेट पर हम इसका निर्गमन करते हैं। ऐसा जनरली तब संभव है जबकि अगले आने वाले महीने के लिए जो माल हमें प्राप्त होने वाला है उसका ऑर्डर हम पहले से प्लेस कर चुके हैं। तो ऑर्डर पहले से प्लेस कर चुके हैं तो किस रेट पर हमने ऑर्डर दिया वो हमें मालूम है। तो उस रेट को ध्यान में रखते हुए, जो अनुबंध हमने कर लिए हैं उस रेट को ध्यान में रखते हुए हम पहले से एक जो है रेट निर्धारित कर लेते हैं और आने वाले महीने के लिए, पूरे महीने के लिए उस मूल्य पर ही हम सामग्री का निर्गमन करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को हम एक दूसरे नाम फिक्स्ड प्राइस मेथड से भी पुकार सकते हैं। इसी प्रकार एक इसमें और है हीफो मेथड, हाईएस्ट प्राइस इन फर्स्ट आउट या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे महंगी सामग्री हमारे पास है लॉट में, सबसे पहले हम उस मूल्य पर सामग्री को निर्गमित कर दें, उसको सबसे पहले बाहर निकालें। तो इसमें न फीफो है न लीफो है, कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे महंगी सामग्री है उसको सबसे पहले हम इशू करें। तो ये इस मेथड में काम में आता है। अब अगर हम देखें कि सामग्री निर्गमन की विधियों का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर हम देखें कि बढ़ती हुई कीमतों का ट्रेंड है, यानी लगातार आपके मटेरियल की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप फीफो मेथड अपनाएंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपकी जो सामग्री का निर्गमन है वो पुराने मूल्य पर होगा, यानी कम मूल्यों पर होगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। दूसरी बात, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रहेगा वो बाज़ार मूल्य के करीब रहेगा, बाद वाले स्टॉक में से रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज़्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज़्यादा आया, कॉस्ट कम आई, तो नेचुरली लाभ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे लाभ ज़्यादा होंगे। ठीक है। लीफो मेथड अगर हम काम में ले रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति में, तो लीफो मेथड में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हम आखिरी वाली सामग्री पहले निर्गमित करेंगे, तो जो हमारी कॉस्ट है वो तो मार्केट प्राइस के करीब होगी और हमारा स्टॉक जो है वो पुराने मूल्यों पर होगा। तो वस्तु की लागत ज़्यादा होगी, वस्तु का क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कम होगा, तो यहाँ पर लाभ कम शो किए जाएंगे बुक्स में। ठीक है। और घटती हुई कीमतों की दशा में इसका रिवर्स इफेक्ट होगा फीफो मेथड में और लीफो मेथड में। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लाभ को मैनिपुलेट करने के लिए भी दृष्टिकोण से भी ये बार बार इस मेथड को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा कि आप बार बार जो है इस प्राइस के मेथड को चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल है। नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।